फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। हालांकि इससे पहली वीडियोस में हम ऑलरेडी सिविल अपराइजिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली पीजेंट्स को सेंटर में रखते हुए डिस्कस करेंगे उन सभी मूवमेंट्स को जिसमें पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो हम देखते हैं बेसिकली पीजेंट्स के मूवमेंट के कारण क्या थे। हमेशा से ही पीजेंट्स को दबाया कुचलाया गया, यानी कि उनकी ज़मीनों को छीना गया, उनकी ज़मीनों को दूसरे किसानों को बेच दिया गया या फिर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेंट और टैक्सेस को लेवी किया। तो इन सब कॉजेज़ की वजह से जो पीजेंट हैं वो ब्रिटिशर्स के और कुछ ग्रिडी ज़मींदार के खिलाफ रिवॉल्ट को आतुर हो जाते हैं। इन्हीं रिवॉल्ट्स में हम सबसे पहला नाम देखते हैं पागलपंथी का, जो कि बंगाल में स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट था। सो बंगाल के अंदर एक ट्राइब हुआ करती जिसे कहते थे गारो ट्राइब और दूसरी थी हाजोंग ट्राइब। इन्हीं लोगों ने मिलकर वहाँ के ज़मींदार के खिलाफ इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें उनके लीडर के रूप में सामने आए थे करम शाह और उनके बेटे टीपू। तो इन दोनों ने मिलकर इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया, जो कि 1825 से 1835 तक चला। हालांकि इस रिवॉल्ट में पागलपंथी जो लोग थे उन्होंने सर्टेन लिमिट से ज़्यादा रेंट पे करने के लिए मना कर दिया था और साथ ही जितने ज़मींदार थे उनके घरों को अटैक किया गया। इस रिवॉल्ट को बहुत ज़्यादा वायलेंट होता देखकर सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन जब पीसफुली इस रिवॉल्ट को सप्रेस नहीं किया गया तो बाद में इसे वायलेंटली ही सप्रेस करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं नारकेल बेरिया अपराइजिंग। यह अपराइजिंग भी वेस्ट बंगाल में ही हुई थी। यहाँ पर कुछ मुस्लिम टीनेंट्स थे जो हिंदू लैंडलॉर्ड से परेशान थे। इसमें हम देखते हैं मीर निथर अली और टीटू मीर जो हैं वो लीडरशिप की भूमिका में थे। यह रिवॉल्ट 1782 से 1831 तक चला। तो यहाँ पर हम मेन कॉज देखते हैं कि जो भी मुस्लिम टीनेंट्स थे उनके ऊपर बियर्ड टैक्स लगाया हुआ था, यानी कि अगर आप दाढ़ी रखेंगे तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। और साथ ही इंडिगो प्लांटर्स ने भी यहाँ पर रिवॉल्ट किया था, क्योंकि इंडिगो की खेती करने के बाद जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाती थी। इस वजह से जितने भी टीनेंट्स थे वो चाहते थे कि इंडिगो की खेती उन्हें ना करनी पड़े। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती उन लोगों से इंडिगो की खेती करवाते थे, इसीलिए इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। हालांकि हम देखेंगे कि आगे चल के ये रिवॉल्ट जो है वो वहाबी मूवमेंट में ही मर्ज हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं फरेजी रिवॉल्ट, जो कि ईस्टर्न बंगाल के एरिया में हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह, जिन्होंने फरेजी नाम के एक मुस्लिम सेक्ट की स्थापना की थी। ये वही फरेजी थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ईस्टर्न बंगाल से निकाल फेंकना चाहते थे। इनके बेटे थे जिनका नाम था मुहसिनुद्दीन अहमद, जिन्हें दादू मियाँ के नाम से जाना जाता था। इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ ईस्टर्न बंगाल के एरिया में काफ़ी सारे रिवॉल्ट किए, जो कि 1819 से 1862 तक चले। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ के जो टीनेंट्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इन्होंने उन टीनेंट्स को भी सपोर्ट किया। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो फरेजी मूवमेंट है ये भी वहाबी मूवमेंट में ही मर्ज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोपला अपराइजिंग, जो कि केरला के एरिया में हुई थी। यहाँ पर भी हम सेम कॉज देखते हैं। जो पीजेंट्स थे, जो टीनेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। उनकी जो ज़मीनें हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था और इसी वजह से वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि 1836 से 1854 तक चला। हालांकि हम सेकंड मोपला अपराइजिंग भी देखेंगे जब कांग्रेस का गठन हुआ था, लेकिन एक टाइम आते आते हिंदू मुस्लिम में इतने ज़्यादा विवाद हो जाएंगे कि ये मोपला की जो कॉजेज़ हैं वो कहीं ना कहीं हिडन रहेंगे और इस वजह से दोबारा भी अंग्रेज इस रिवॉल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस कर देंगे।
तो ये तो थे पीजेंट अपराइजिंग जो कि 1857 की मेजर रिवॉल्ट से पहले हुए थे। अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में जो कि 1857 के रिवॉल्ट से पहले हुए थे। बेसिकली हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक थे मेनलैंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो कि इंडिया की मेनलैंड में थे, और दूसरे थे फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट जो कि इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज़ में थे, जिसमें हम मेनली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ज़्यादातर जितने भी ट्राइबल लोग थे उनके जो कॉजेज़ थे वो सेम थे, जैसे कि उन्हें कभी से भी पसंद नहीं था कि जंगल के एरिया में किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस हो, या फिर उनके कल्चर या रिलीजियन जो कस्टम्स थे उसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस हो। पर क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सभी पार्ट्स को कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने जंगलों को भी कब्जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ट्राइबल्स की लाइफ में भी इंटरफेयर करने लगे। और इसी बढ़ते इंटरफेरेंस के चलते हम देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं मेन लैंड ट्राइबल मूवमेंट्स के साथ, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पहाड़िया मूवमेंट्स जो कि राजमहल हिल्स में हुआ था, यानी कि वेस्ट बंगाल का वो एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे एक ट्राइबल फॉक रहती थी जिसे पहाड़िया के नाम से जानते थे। ये लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही डिपेंडेंट थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्राइबल लोगों को आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद था। उसी तरीके से ये जो पहाड़िया थे ये भी आउटसाइडर्स को अपना एनिमी कंसीडर किया करते थे। हमेशा से ही ये लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंसीडर करते थे, क्योंकि इनका जो एरिया था वो काफ़ी आइसोलेटेड था। पर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस पूरे इंडिया में बढ़ने लगा, सो पहाड़ियाज़ के जो फॉरेस्ट रीजन्स थे वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस का खतरा मंडराने लगा। आगे हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब पहाड़ी लोग जो होते थे वो प्लेन्स के लोगों को भी डोमिनेट करते थे, यानी कि इनका राज चलता था। इन्हीं लोगों को कई बार जो प्लेन एरियाज़ में लोग रहते थे वो टैक्सेस तक पे करते थे, और प्लेन एरियाज़ के जो ज़मींदार थे इन्हें रेगुलर ट्रिब्यूट्स दिया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है तो सेटल्ड एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्सपैंड होने लगता है, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो जंगलों को काटना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ की जो ज़मीन है उसे एग्रीकल्चर के लिए सेटल करने लगते हैं। इसी के चलते इन पहाड़ियों के और अंग्रेज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाती हैं। 1770s में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत ही ब्रूटली बहुत सारे पहाड़ियों की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद ये जो पहाड़ी हैं वो 1780s में ब्रिटिशर्स के साथ एक पॉलिसी को इनिशिएट करते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो पहाड़ीज़ को एनुअल अलाउंस देंगे और बदले में जो पहाड़ी हैं वो प्रॉमिस करेंगे कि वो मेन लैंड के लोगों के ऊपर कभी भी रेडिंग्स नहीं करेंगे, यानी कि कोई लूट मार जैसी शिकायत सुनने में नहीं आएगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ी थे जिन्होंने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे पहाड़ी थे जिन्होंने इस पॉलिसी का विरोध किया और वो घने जंगलों में जाकर छुप गए और लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करते रहे। इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम आगे देखते हैं कि एक और संथाल लीडर थे जिन्होंने पहाड़ीज़ के ही मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। उनका नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी एक संथाली रेबेलियन थे जिनका रियल नेम था जबरा पहाड़िया। ये भी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मांझी अक्सर पहाड़ों में काफ़ी घने जंगलों में जाकर छुप जाया करते थे और बीच बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोट्स पर अटैक किया करते थे। मांझी बेसिकली ब्रिटिशर्स के जो खजाने हैं उन्हें लूट लेते थे और माना जाता है कि गरीबों में उन्हें बांट दिया करते थे। जो मांझी हैं उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स को अपनाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए, जिसमें से एक था गुरिल्ला वॉरफेयर।
1784 में मांझी और उनके फॉलोअर्स ने भागलपुर के एरिया पे कैप्चर किया और उसके बाद ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को शूट किया। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स मांझी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो हर तरीके से मांझी को पकड़ने के लिए लग गए, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मांझी हैं उन्हें फाइनली 1785 में पकड़ लिया गया और उसके बाद उन्हें हैंग कर दिया गया। माना जाता है कि मांझी पहले ऐसे आदिवासी लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जंगल महल रिवॉल्ट, जिसे चुआर अपराइजिंग भी कहा जाता है। यह रिवॉल्ट बंगाल के एरिया में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर और बंगाल प्लेन्स के बीच में आता है। हालांकि यहाँ पे जो मेन सफरिंग लोग थे वो पीजेंट्स थे, जिन्हें भूमिज किसान कहा जाता था। भूमिज का मतलब होता है ऑनर ऑफ लैंड। तो ये लोग बेसिकली फार्मर और हंटर दोनों ही हुआ करते थे, जो कि वहाँ के लोकल ज़मींदार के यहाँ काम किया करते थे। अब क्योंकि इनको इतना ज़्यादा ज़मीन से लगाव नहीं था, तो कई बार वहाँ के जो ज़मींदार थे ज़मीनों के बदले इन्हें कुछ ऐसी ज़मीनें दे देते थे जहाँ पे ये हंटिंग करके रह सकते हैं। इसी वजह से इनको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्योंकि वहाँ के जो ज़मींदार थे, जो जंगल ज़मींदार थे, वो काफ़ी तेज़ तर्रार थे, उन्होंने इनकी ज़मीनें भी छीन ली और दूसरी ज़मीनों पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से इन लोगों में उन ज़मींदारों के खिलाफ़ काफ़ी नफ़रत बढ़ गई। और यही पहला रीज़न था जिसकी वजह से इन लोगों ने जंगल ज़मींदार के खिलाफ़ रिवॉल्ट किया। यहाँ तक कि ईयर 1767 में ब्रिटिश रेसिडेंट जो मिदनापुर के थे, उन्होंने भी इनके जो मिट्टी के महल हुआ करते थे उन्हें तोड़ दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर जो आक्रोश था वो और ज़्यादा बढ़ गया। इसी वजह से यह ज़मींदार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के ही खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे। ईयर 1768 में जगन्नाथ सिंह, जो कि घटसिला के ज़मींदार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए और थाउजेंड ऑफ चुआर्स ने उनका साथ दिया। एट लास्ट ईयर 1771 में गवर्नमेंट ने चुआर सरदार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी यह रिवॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से सप्रेस नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बाद में भी बहुत अलग अलग जगह पर बहुत सारे लीडर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट किया, जिसमें एक नाम आता है दुर्जन सिंह का, जिन्होंने अंग्रेज़ों की रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में रिवॉल्ट को वापस से ज़िंदा किया। उनका मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट जैसी रेवेन्यू पॉलिसीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहीं हम एक अदर कॉज देखते हैं जो पाइकाज का था। अब पाइकाज वहाँ पे लोकल पुलिस हुआ करती थी। कुछ ऐसे कॉमनर्स थे जो गांव की रखवाली करते थे, जिन्हें लोकल पुलिस कहा जाता था, जिसके बदले उनको तनख्वाह भी मिलती थी। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे रीजन को कंट्रोल कर लिया था, तो उन्होंने इस लोकल पुलिस को ऑफिशियल पुलिस पर्सनस के साथ रिप्लेस कर दिया और इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो छिन गया। अब इन्हीं पाइकाज ने चुआर लोगों के साथ जाकर हाथ मिला लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेलियन को स्टार्ट कर दिया। दुर्जन सिंह अकेले ऐसे ज़मींदार नहीं थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में लीडरशिप की। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जिनकी ज़मींदारी उनसे छीनी जा चुकी थी और जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ खड़े होने को तैयार थे, जिसमें हम राजा मोहन सिंह, माधव सिंह और लक्ष्मण सिंह का नाम सुनते हैं, जो कि दूसरे एरियाज़ के ज़मींदार थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि चुआर टर्म को भी डेरोगेटरी माना गया है, इसी वजह से इसे रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तमार रिवॉल्ट। छोटा नागपुर रीजन में एक छोटी सी ट्राइब हुआ करती थी जिसे तमार कहते थे। 1798 में भोलानाथ सहाय के अंदर में इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जैसे अदर पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेड फील कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो इनका भी जो कॉज है वो सेम ही था। इनको भी आउटसाइडर्स का रूल नहीं पसंद था और इसी वजह से यहाँ पे तमार ट्राइब ने मुंडा ट्राइब के साथ मिलकर भोलेनाथ सहाय के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट किया।
हालांकि आगे हम सुनते हैं कि इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्सपीडिशन भेजा था एलटी कॉपर के नेतृत्व में, लेकिन यह रिवॉल्ट काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल म्यूटिनी, जो कि छोटा नागपुर के ही एरिया में हुई थी ईयर 1831 में। तो यहाँ हम देखते हैं 1831 में ट्रबल तब स्टार्ट हुआ जब कोल हेडमैन जो हैं उनकी ज़मीनें सारी की सारी, यानी कि कोल ट्राइब की जितनी भी ज़मीनें थी वो आउटसाइडर्स को ट्रांसफ़र होने लगी, जैसे कि हिंदू, सिख और मुस्लिम फार्मर्स को। अब कोल कम्युनिटी का मानना था कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव और डिमांडिंग थे, यानी कि ये उनकी ज़मीनों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस को लगा रहे थे, जिसकी वजह से कोल कम्युनिटी के बीच में इनको लेकर आक्रोश पैदा हुआ। साथ ही वो ब्रिटिशर के जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज से भी काफ़ी ज़्यादा आहत थे। इसीलिए उन्होंने बूढ़ो भगत नाम के एक लीडर के नेतृत्व में रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। कोल्स ने थाउजेंड ऑफ आउटसाइडर्स को जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है वो और तेजी से फैल गया और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो गया। ब्रिटिशर्स के लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद जाकर कहीं ये जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो कि 1820 से 1837 के बीच हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड के अंदर एक जगह थी सिंहभूम, जहाँ पे जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इस चीज़ को लेकर हो ट्राइब के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में थे और इसीलिए राजा ऑफ परहट के साथ मिलकर उन्होंने एक रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। हालांकि हम देखते हैं ये रिवॉल्ट केवल 1827 तक चला, उसके बाद उन्हें फोर्सफुली सप्रेस कर दिया गया। लेकिन आगे 1831 में ये रेबेलियन वापस से फैलने लगा, जब ब्रिटिशर्स ने अपने नई फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही बंगालीज इस रीजन में ज़्यादा संख्या में आने लगे। इस रिवॉल्ट को लेकिन हो कम्युनिटी के लोग केवल 1837 तक ही चला पाए थे और उसके बाद हम देखते हैं कि मुंडाज ने इस रिवॉल्ट को काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रखा। नेक्स्ट हम देखते हैं संथाल रिबेलियन, जो कि बहुत ज़्यादा फेजेस में हुई थी। 1833 में, 1855 में, 1856 में बार बार हम इन अपराइजिंग्स को देखते हैं। तो ये अपराइजिंग भी हमें राजमहल के एरिया में देखने के लिए मिलती हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जंगल महल का रिवॉल्ट डिस्कस किया था या जब हमने पहाड़ियाज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो 1770s और 1780s के दशक में हम देखते हैं कि एक नई ट्राइब जो संथाल थे वो कटक से राजमहल के एरिया में शिफ्ट होते हैं और अब क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था कि अब ये नोमैडिक लाइफ को पीछे छोड़कर, नोमैडिक लाइफ यानी कि जिसमें वो हंटिंग करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उस ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की ज़िंदगी को अपनाएंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने संथाल लोगों का साथ दिया। लेकिन राजमहल के एरिया में संथाल्स के और पहाड़ियों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, क्योंकि एरिया तो सेम था और दोनों लोग अपना डोमिनेंस चाहते थे। पर क्योंकि संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की लाइफ जीना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से पहाड़ियों को घने जंगलों की तरफ जाना पड़ा। और साथ ही ब्रिटिशर ने दोनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दामिनी को इस्टेब्लिश किया। पर्शियन में दामिनी को का मतलब होता है आउटसाइड द एजेस ऑफ द हिल्स, यानी कि जहाँ पे पहाड़ियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और जहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, तो उसके बीच की जो बाउंड्री होती है उसे दामिनी कोह कहा जाता है। अब इस बाउंड्री को इसलिए सेट किया गया ताकि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे संथाल्स आराम से रह सकें और जो प्लेन्स की बाउंड्री के बाद हिली ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे पहाड़ी लोग भी आराम से रह सकें, और ताकि नियर फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओवर टाइम हम देखते हैं कि जो संथाल की सुख भरी जिंदगी थी अब धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी।
परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो कि 1793 में आया था वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस साबित हुआ। इसके तहत बहुत ज़्यादा टैक्स को बढ़ाया गया जिसकी वजह से जो संथाल थे इनकी ज़मीनें तक चली गई। कई बार टैक्स भरने के लिए ये लोग कर्ज तक ले लेते थे मनी लैंडर्स से, जिसकी वजह से अब कर्जा भी बढ़ता जा रहा था, टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे ज़मींदारों को और ये लोग जो हैं वो बर्डन में आते जा रहे थे। अब धीरे धीरे इनकी ज़मीनें भी इनके हाथ से जाने लगी जिसकी वजह से ज़मींदार, मनी लैंडर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों ही इनको एनिमी की तरह लगने लगी। 1850s में संथाल को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें ज़मींदार, मनी लैंडर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए और बस इन्होंने अपने रिबेल की स्टार्टिंग कर दी। सिद्धू और कान्हू मुर्मू नाम के दो भाई थे जिनकी दो बहनें भी थी जिनका नाम था जानू मुर्मू और फूलो मुर्मू। इन चारों ने मिलकर सभी कॉमनर्स का नेतृत्व किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट को स्टार्ट किया जिसे हम आज संथाल रिबेलियन के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और ट्राइबल रिवॉल्ट्स के साथ और साथ ही कंटिन्यूएशन में जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related upcoming videos. Thanks for watching.